नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में आरक्षण व्यवस्था के बारे में। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि भारत से आरक्षण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, यह आरक्षण को समाप्त होने नहीं देगी। वहीं इसके बाद भी जब तक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, यह अन्य पार्टियों से आरक्षण के लिए लड़ती रहेगी, जो भी दल आरक्षण के विरुद्ध खड़ा होगा। तो सीधा तौर पे इन्होंने संकेत दे दिया है कि देखिए, आने वाले समय में कभी भी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाएगा, आरक्षण व्यवस्था बनी रहेगी भारतीय व्यवस्था के अंदर। हालांकि शुरुआत से ही अगर हम लोग सभी पहलुओं को समझे तो पता लगता है कि आरक्षण भारतीय राजनीति का एक विवादित पक्ष रहा है, जिसका उपयोग राजनीतिक दलों ने अपने लाभ के लिए किया है। वहीं जिन लोगों को इसका लाभ मिला है वह हमेशा इसके पक्षधर रहे हैं। वहीं इसके अलावा जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन्होंने सदैव ही आरक्षण व्यवस्था का विरोध भी किया है। तो अभी वर्तमान में मामला यही है कि 10-10 वर्षों के लिए अमेंडमेंट किया जाता है और 10-10 वर्ष करके आरक्षण को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। यह हमारी व्यवस्था की वास्तविकता है। लेकिन इस सब के बावजूद आरक्षण व्यवस्था को अनिश्चित काल तक के लिए बनाए रखने का ये स्टेटमेंट कितना अधिक सार्थक है या क्या क्या इसमें तत्व शामिल है, समझना जरूरी है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय व्यवस्था में आरक्षण आया तो आया कैसे, ऐसी क्या घटनाएं हुई या ऐसे कौन से कारक थे जिनकी वजह से आज हम यह देखते हैं कि भारत के अंदर हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पदोन्नति हो, आरक्षण का उपयोग किया जा रहा है और उसके उपयोग से कुछ खास वर्गों को लाभ मिल रहा है। वहीं व्यवस्था के अंदर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष तथा विपक्ष में भी सभी तर्कों को समझना जानना बेहद महत्वपूर्ण है। हर एक बात हम लोग जानेंगे समझेंगे अच्छे से और जानते समझते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है एक प्रश्न देख लिया जाए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों से मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी है कि आप इस पे अपने विचार क्लियर रखें, आपको पता हो कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, जो बातें कहनी है उनका सिस्टमेटिक रूप क्या होना चाहिए, यह सब कुछ क्लियर होना जरूरी है। कब क्लियर होगा? जब आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, वहीं आपके पास अपने खुद के नोट्स होंगे। तो ज़रूरी है कि वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने नोट्स भी बना के रखिएगा। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हुए मामला समझना शुरू करते हैं क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने संबोधन करते हुए साफ साफ कहा है कि भाजपा राजनीति के अंदर रहेगी, आरक्षण को खत्म नहीं होने देगी और बाद में भी लड़ती रहेगी। यहाँ पर संबोधन करते हुए इन्होंने कुछ खास पहलुओं को भी रेखांकित किया, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह भारतीय जनता पार्टी का एक खास एजेंडा रहा है। इन्होंने कहा है कि अब तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो उसके साथ ही देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी का एक खास पक्ष है, इनका एक खास मुद्दा है। तो इसको भी रेखांकित करते हुए कहा है कि अब अगले काल में इसको लागू करने पे भी कार्य कर दिया जाएगा। अभी हमें पता है पूरे देश भर में चुनावी माहौल है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और 7 चरण के मतदान के बाद जो परिणाम आएंगे, यह परिणाम 4 जून को घोषित होंगे। अब जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल पूरे देश भर में बना हुआ है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अनेक मुद्दे इसी प्रकार से हम लोग के सामने आने वाले हैं, जिसके अंदर चीजों को समझेंगे कि क्या वास्तव में किसी पार्टी के द्वारा कही गई कोई बात सार्थक है, क्या इसे व्यवस्था में लागू किया जा सकता है, या फिर सब बातें हवा हवाई हैं और इसे संबंध में कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। जैसे कि आरक्षण व्यवस्था को अनिश्चित काल तक लागू रखना, व्यवस्था में क्या कहता है ये स्टेटमेंट? पहली बात तो देखो, हमारी संसद को यह अधिकार है कि वह चाहे तो संसद के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से अमेंडमेंट करते हुए आरक्षण को बढ़ा सकती है। और यही तो व्यवस्था बनी हुई है। जब से हमारे पहले संसद बनी थी, जब पहला आम चुनाव हुआ था, उसके बाद पहली संसद का गठन हुआ था, उसके बाद से हम लोग आज तक देख रहे हैं। शुरुआत में भी यही कहा गया था कि आरक्षण व्यवस्था सिर्फ 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी। 10 वर्ष के दौरान जो समुदाय वंचित हैं, जो वर्ग वंचित हैं, जिनके हितों की रक्षा नहीं हो सकी है, जिनको लाभ नहीं मिला है, आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं, या फिर जिनका सदियों सदियों से शोषण होता हुआ आया है, जिन्हें अस्पृश्य माना गया है, अछूत माना गया है, या आज के समय में कहे जिनको दलित कहा जाता है, उन सभी को 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया जाएगा। 10 वर्ष के दौरान उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। जब वह सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आरक्षण व्यवस्था देश भर से समाप्त हो जाएगी। यह शुरुआती तथ्य थे।
लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 1951-52 में पहला चुनाव हो जाने के बावजूद आज वर्तमान में अभी हम लोग 2024 के चुनाव देख रहे हैं और अभी भी आरक्षण एक मुद्दा बना हुआ है और अभी भी व्यवस्था में यथारूप में लागू है। चीजें क्लियर हैं सभी को। तो आरक्षण हमारी व्यवस्था में किस प्रकार आया और कैसे आज तक बना हुआ, इससे संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा भी बेहद जरूरी है। अगर हम लोग आरक्षण की शुरुआती बात करें तो 1882 हमें पहला और खास साक्ष्य मिलता है। यानी कि 1882 से पहले की बात करें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि समाज में एक खास वर्ग था। उस खास वर्ग को शूद्र या अछूत के रूप में जाना जाता था और इस वर्ग के लिए एक खास प्रावधान यह किया हुआ था कि ना तो ये पढ़ेंगे लिखेंगे, ना ही यह व्यवस्था में ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, इनका कार्य नीचे कार्य करना है और इसके साथ साथ ही इनको कोई लाभ नहीं मिलना होता था। एक अलग बस्ती होती थी, इनको मलिनहीन हमेशा ऐसे समझा जाता था, जिस वजह से इनको कुछ भी लाभ नहीं मिल सका। ना तो ये लोग कभी पढ़े, ना ही इन्हें शास्त्रार्थ का ज्ञान हुआ, ना ही इनकी विशेष पदों पर कभी भी नियुक्ति हो सकी। समाज में हमेशा इनका बहिष्कार रहा है। तो बहिष्कार वाली स्थिति को समझते जानते हुए समुदाय में कुछ खास लोग रहे जो उठकर खड़े हो गए, जिन्होंने चीजों को जाना समझा, शिक्षा ग्रहण की, चाहे देश में पढ़े चाहे देश से बाहर जाकर के पढ़े, लेकिन उन्हें अवसर मिले चीजों के लिए। जब उन्हें अवसर मिले उन्होंने चीजों को जाना समझा। जैसे कि कुछ खास नाम अगर हम लेना चाहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ज्योतिबा फूले, ये सभी लोग जो थे इन्होंने खुद को पहले शिक्षित किया। शिक्षित हो जाने के बाद इन्होंने सामाजिक स्थिति को समझा अच्छे से, इन्होंने समझा कि क्या हो रहा है सदियों से। उसके बाद इन्होंने अधिकारों की मांग रखी। इन्होंने व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने के लिए हर एक प्रयास किया कि भाई जो वर्ग अब तक पिछड़ा रहा है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसका शोषण आज तक होता हुआ आया है, उस वर्ग को अधिकार मिलने चाहिए और उस वर्ग के लिए शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, रोजगार के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए और उसे समाज में समान स्थान मिलना चाहिए। जब सबकी शारीरिक संरचना एक जैसी है और सबकी धमनियों में रक्त ही प्रवाहित हो रहा है, उस सब के बावजूद ये लोग अलग क्यों हैं? और अगर हम लोग लोगों का अलग होने का जो पक्ष है उसको समझते हैं तो हमें जाना पड़ता है फिर उत्तर वैदिक काल में, जब हमें पता लगता है कि वर्ण व्यवस्था आई। वर्ण व्यवस्था के आ जाने के बाद लोगों को कार्य के आधार पर बांटना शुरू किया गया था शुरुआती अवस्था में, लेकिन बाद में, पहले तो आप कार्य के आधार पर ही बांटते थे, लेकिन बाद में चीजें जन्म पर आधारित हो गई और बाद में समझ लिया गया कि जो वैश्य वर्ण में पैदा हो रहा है वह सदैव वैश्य ही रहेगा, जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो रहा है सदैव ब्राह्मण ही रहेगा, और जो शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है वह सदैव शूद्र ही रहेगा। यह व्यवस्था में आगे बढ़ता चला गया। बाद में हम देखते हैं कि चांडाल नाम का भी एक वर्ग बन गया, अस्पृश्य नाम का वर्ग आया। ये सभी चीजें लगातार चलती है। जो ढर्रा, जो मानक उस समय स्थापित हुए थे वही फिर बाद में सदियों तक बने भी चले आए। ये भी हम लोगों ने देखा। चीजें इतनी क्लियर है। तो यह सभी व्यवस्था रही। 1882 में मांग होती है कि देखो जी, हमें चाहिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के साथ ही अनिवार्य शिक्षा चाहिए। मतलब पढ़ेंगे, ये तो फिक्स है, हमें पढ़ना है, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जो भी काम हो करेंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें शिक्षा के सभी अवसर निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराए जाएं। ये मांग उठी। इसके साथ ही यहाँ पर मांग उठी कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सरकारी नौकरियों में भी जाना है। पढ़ लिख करके भी अगर हम लोग वही सब काम करते हो तो क्या फायदा? भाई हम चाहते हैं पहले तो पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद हमें नौकरी भी दो। तो इसको लेकर के जो शुरुआती कार्य होता है 1882 में होता है। इसके लिए हंटर कमीशन भी बनाया जाता है। मुख्य रूप से इस समय जो प्रयास कर रहे होते हैं वह है ज्योतिराव फूले साहब। इनकी वाइफ की चर्चाएं भी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि ज्योतिराव फूले साहब इस मामले में भी खास है कि इन्होंने खुद अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, कहा कि जाओ पढ़ो, चीज़ों को सीखो, जानो समझो। और बाद में देखते हैं कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले के माध्यम से ही महिला विद्यालय खोले गए, महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य भी किया गया। ये सभी चीज़ें भी हुई। हालांकि ये भी हमारी व्यवस्था का एक खास पक्ष रहा है कि जिस प्रकार से दलित समुदाय जो है उसको अपने अधिकार नहीं मिले, महिलाओं को भी अधिकार नहीं मिले। पहले नहीं पढ़ने दिया जाता था महिलाओं को, बाल विवाह ही कर दिया जाता था और शुरुआत से यही माना जाता था कि पढ़ लिख के करना क्या है, इन्हें जाकर तो दूसरे घर में ही कार्य करना है और घरेलू कार्य ही तो करने हैं। और घरेलू कार्य करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस की आवश्यकता है। घर में काम करो तो बाद में जब ससुराल जाओगे तो वही सभी चीजें जीवन में यथावत बनी ही रहेगी, कुछ और करना नहीं पड़ेगा। 1882 में विलियम हंटर साहब और ज्योतिराव फूले साहब दोनों इस तरफ आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे करने का प्रयास करते हैं। निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और साथ ही सरकारी नौकरी के अंदर यह चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व मिले, जो एक पिछड़ा समुदाय है, दलित समुदाय है, उन लोगों को, और वह भी आगे आए और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
ये सभी चीजें शुरुआती थी। शुरुआती होने के पीछे कारण जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता थी, यानी कि कुप्रथा थी। कुप्रथा से इनको लगा कि भाई चीजें गड़बड़ हैं, हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हमारी चीजें सुरक्षित नहीं है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, यह सभी मानक इन्होंने सुनिश्चित कर दिए। हालांकि इनके जो विषय थे, जैसे कि हमने ज्योतिराव फूले साहब की बात करें, इनके जो विषय थे वह विषय शिक्षा और रोजगार तक ही सीमित थे। ये चाहते थे कि ठीक है, जो हुआ अब तक जैसा भी हुआ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब चीजों को बदला जाए और हिंदू समुदाय के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर या ब्राह्मण धर्म के अंदर जो एक पिछड़ा वर्ग रहा है, जिसको शूद्र माना गया है, अछूत माना गया है, अस्पृश्य माना गया है, उन लोगों को भी अधिकार दो, उन्हें भी पढ़ने का मौका दो, उन्हें भी रोजगार में लाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उनको हमेशा से अलग रखना, इन्होंने यह डिमांड रखी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि चीजें बदलना शुरू करती है। 1882 के बाद में हम लोग देखते हैं कि चीजें बदलेंगी और चीजें इस कदर बदलेंगी कि एक समय कम्युनल अवार्ड तक बीच में आ जाएगा। कैसे? हम यह देखते हैं कि 1909 का जो एक खास अधिनियम आता है, उस अधिनियम में पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लागू किया जाता है। हालांकि पृथक निर्वाचन व्यवस्था जब लागू होती है तो यह शुरुआत में हिंदू मुस्लिम के आधार पर लागू होती है, यानी कि ये मुस्लिम वर्ग के लिए कहा जाता है कि पृथक निर्वाचन होगा, इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और उन्हें मतदान भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही किया जाएगा। अब क्या था कि ये तो शुरुआती अवस्था थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि 1932 में जब चीजें गड़बड़ाती हैं, 3 मील गोलमेज सम्मेलन हो जाते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद कोई खास व्यवस्था नहीं दिखती, कोई खास लाभ नहीं दिखता, तो जो रामसे मैकडोनाल्ड साहब थे, इन्होंने अपना कम्युनल अवार्ड लागू किया भारत के लिए। ये घोषणा की, घोषणा के आधार पर व्यवस्था इस प्रकार होनी थी कि भाई भारत में हर एक लोगों के लिए जो भी अपने लिए अलग अधिकारों की मांग करते हैं, अपनी चीजों को सुरक्षित करना चाहते हैं, उन्हें अब सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाएगा। कम्युनल आधार पर उन्हें इलेक्टोरल की सुविधा प्रदान की जाएगी। कैसे होनी थी? इन्होंने कहा कि देखिए, यूरोपीय लोग जो हैं उनको सांप्रदायिक अवार्ड हम देंगे, यानी कि उनके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हम लोग करेंगे। आंग्ल भारतीयों के लिए भी हम लोग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे। भारतीय ईसाई जो हैं, इनके अधिकार भी सुरक्षित नहीं है, इनके भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। पृथक निर्वाचन सब लोग क्यों मांग रहे थे? देखो, इसमें एक खास पहलू था। इसका जो खास पहलू था उसमें यह था कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 100 की जनसंख्या है। अब 100 की जनसंख्या मान लीजिए किसी वर्ग के मात्र 10 ही लोग हैं। अब 10 लोगों के होने के कारण क्या था कि उनमें डर था कि मान लीजिए अगर हम इन 100 लोगों के बीच में रहेंगे, बीच में आकर के चुनाव लड़ेंगे, तो सबका मन में यह था कि सब अपने अपने धर्म या अपने अपने वर्ण या अपने जानने वाले लोगों को ही वोट करेंगे। तो धर्म का मामला बड़ा प्रबल था इस समय। तो उनको लगता था कि भाई सबसे अधिक जिस धर्म के लोग होंगे उस धर्म का ही कैंडिडेट जीतेगा, उसके सामने लड़ने का भी हमें कोई बिल्कुल फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलेगा, हार निश्चित है, यहाँ पर हार अटल है। अब पृथक निर्वाचन व्यवस्था से क्या लाभ हो गया? उन्हें पता था कि व्यवस्था में हम 10 की संख्या में हैं, 10 की संख्या में से अगर हम में से कोई 2 भी खड़ा होगा तो क्या होगा कि सब वोट तो डालेंगे, एक खास समुदाय विशेष के लोगों का ही वोट पड़ेगा और एक खास समुदाय के लिए ही वोट पड़ेगा। अब इसमें कोई भी जीते, एक समुदाय का प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि बाकी और समुदाय का आकर के हमारे और प्रभुत्व बन जाएगा, हम लोग थोड़ा सा सेफ रहेंगे, हम में से कोई चुन के चला जाएगा आगे, इतना तो हो जाएगा, बाकी लोगों के दबाव में हमको नहीं रहना पड़ेगा। तो इसी वजह से मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की बातचीत हुई। निर्धारित यही हुआ, चाहे मुस्लिम संख्या में 20 ही क्यों ना हो, 20 में से 4 चुनाव लड़ोगे, चारों मुस्लिम ही लड़ोगे और जितने लोग आपको वोट करने आएंगे वो सब भी मुस्लिम ही आएंगे। तो मुस्लिमों के माध्यम से मुस्लिम ही कैंडिडेट चुना जाएगा और जब आगे सभा तैयार होगी तो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व इस आधार पर सुनिश्चित हो पाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर यह व्यवस्था कर दी कि देखो, यूरोपीय भी चुने जाएंगे क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरल है, आंग्ल भारतीय भी चुने जाएंगे। लोग खुश थे, उनको पता था कि चुना तो हमारे ही समुदाय से, हमारे ही वर्ग से कोई व्यक्ति जाएगा। इसमें मुस्लिम, सिख और दलित भी शामिल थे, इन सभी के लिए कर दी गई व्यवस्था। जब दलितों की बात आई तो इस समय महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी काफी ज्यादा एक्टिव थे और महात्मा गांधी ने दलितों वाले मामले में एक खास दुख प्रकट किया। महात्मा गांधी वैसे तो इस समय जेल में थे, यरवदा जेल में मौजूद थे वो, तो इन्होंने दुख प्रकट किया और दुख प्रकट करते ही इन्होंने यहाँ पर अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर दलित लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल रखा जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, अब आपकी मर्जी है चीजों को कैसे करना है। अब इस समय जो दलितों के नेता थे वह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि महात्मा गांधी दलित समुदाय के लोगों को दलित नहीं मानते थे, वह कहते थे कि आप हरिजन हैं, हरि यानी कि भगवान हरि, भगवान कृष्ण, आप उनके लोग हैं, तो आप अलग नहीं है, आप अछूत नहीं है, आप हरिजन हैं, इस रूप में ही इनको संबोधित किया जाता था महात्मा गांधी के द्वारा। अब महात्मा गांधी ने यहाँ पर अनशन शुरू कर दिया। अब यह अनशन चलता रहा कई दिन तक। तो बातचीत हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में, उनसे बोला गया कि देखो जी, आपकी वजह से हो रहा है, महात्मा गांधी नहीं चाहते कि दलित समुदाय हिंदू वर्ग से अलग हो जाए
और हिंदू समुदाय से अगर अलग हो गया तो देखो चीजें टूटेंगी, इसमें कोई लाभ नहीं है। और डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेज कर ही रहे हैं, ये भी हमें साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल ही जा रहा है। तो क्या करना है, बातचीत की गई आपस में और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हम लोग देखते हैं कि पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह आश्वासन देते हैं कि देखो आप हिंदू समुदाय से यानी कि हिंदू धर्म से आप अलग मत होइए, आप हमारा ही हिस्सा है, आप अलग हो जाएंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, आप हमारे बीच में ही रहिए। हाँ, आपको चाहिए कि आपके अधिकार सुरक्षित हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे जब जो भी व्यवस्था होगी हम विशेष तौर पर दलित लोगों के अधिकारों का ध्यान रखेंगे और उनके लिए क्षेत्रों को आरक्षित करेंगे, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था लागू होगी। अब यहां से शुरू होती है उस आरक्षण की कहानी जो आरक्षण हम लोग आज व्यवस्था में देख रहे हैं, चाहे वो एससी लोगों के लिए हो, एसटी लोगों के लिए हो, ओबीसी लोगों के लिए हो। व्यवस्था में ही चल रहा है, संपूर्ण व्यवस्था में ही सारा कार्य हो रहा है, लेकिन एक समुदाय विशेष के लिए सीटों का आरक्षण होता है। हर जगह हम लोग देखते हैं, चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो या फिर इलेक्शन में हो, सब जगह पर ही चीजें लागू हैं ये वाली। और यह जो शुरुआत थी यहीं से होती है 1932 के पूना पैक्ट के माध्यम से, जो 24 सितंबर को होता है। महात्मा गांधी आश्वासन देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सहमत भी हो जाते हैं और फिर चीजें इसी आधार पर आगे बढ़ती हैं। अब ये जो व्यवस्था चल रही थी यानी कि हिंदुओं के बीच में ही सीटों का रिजर्व किया जाना दलित समुदाय के लिए, यह पैटर्न यहाँ से शुरू हो जाता है। और यहाँ से शुरू होने के बाद में हम देखते हैं कि हमारी संविधान सभा भी इसी को ही एक्सेप्ट करती है। संविधान सभा में खास डिबेट रहती है कि होना क्या चाहिए। तो अनुसूचित जाति के जो खास लोग थे वह वहां मौजूद थे और अनुसूचित जाति के सबसे खास व्यक्ति जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वह तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही थे उस समय। तो चीजें सभी निर्धारित की गई, डिबेट हुई, हर एक पहलू के ऊपर खास चर्चा हुई, तर्क वितर्क हुआ, लेकिन अंततः यह फैसला लिया गया कि देखिए समुदाय जो है, ये दलित समुदाय अभी भी पिछड़ा है, जरूरी है कि इसको आरक्षण मिले। 10 वर्षों के लिए शुरुआत में लागू कर देते हैं, सहमति बन जाती है, व्यवस्था शुरू हो जाती है। लेकिन 10 वर्षों के लिए जो आरक्षण को लागू किया गया था, इसमें एक खास पॉइंट यह भी ऐड किया गया था कि अगर हमारे देश की संसद बाद में चाहती है कि व्यवस्था में आरक्षण को बनाए रखा जाए तो समय समय पर संशोधन का अधिकार भी संसद के पास होगा। तो संसद को यहाँ पर अधिकार मिल गया था आरक्षण को बढ़ाने का, इसी वजह से आरक्षण आज तक बढ़ता चला आ रहा है, यह भी हम लोग देख रहे हैं। पिछली बार कब बढ़ा है, वर्ष 2020 में बढ़ा दिया गया है और अब यह 2030 तक के लिए व्यवस्था में लागू है। यहाँ पर इन्होंने अनुसूचित जाति के अधिकारों को सुरक्षित किया, अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को भी इसी आधार पर सुरक्षित किया गया था। अनुसूचित जनजाति के लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनके संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, उन्हें अपनी संस्कृति सभ्यता पे खतरा दिख रहा था, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, मुख्य चीजों से जोड़ने के लिए क्या किया गया कि भाई आपको भी चलो आरक्षण देते हैं ताकि आप भी शिक्षा में आओ, रोजगार में आओ और आप चीजों में जुड़ते और चलते हुए सभी के साथ आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो इस प्रकार से एससी और एसटी आ जाते हैं। 1991 में देखते हैं कि मंडल आयोग की जो सिफारिशें होती हैं उनको भी फिर धीरे धीरे व्यवस्था में लाया जाता है। एक बड़ा आंदोलन होता है देश भर में, हम सभी देखते हैं, लेकिन सबके बावजूद यह पैटर्न स्वीकार किया जाता है कि 50% से ऊपर जातिगत आरक्षण नहीं जाएगा और 50% से ऊपर जातिगत आरक्षण नहीं जाने की स्थिति में ओबीसी समुदाय के लिए यहाँ पर 27% आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत भी हो जाती है। तो इस प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन व्यवस्था में आता है। 2019 में हम एक खास पक्ष यह भी देखते हैं कि 103वां संविधान संशोधन लागू होता है, जिसमें कहते हैं कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 10% आरक्षण लागू किया जाएगा। हालांकि यह जो आरक्षण होता है यह जो शेष आरक्षण था, यानी कि जो आरक्षण बचा हुआ है सामान्य श्रेणी का, सामान्य श्रेणी वाले में से दिया गया है सभी सामान्य श्रेणी वाले लोगों को जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है। चीजें इतनी क्लियर हैं। तो कुछ खास प्रावधान किए गए थे संविधान के अनुच्छेद 15(6), 16(6) में, जिसके बाद 10% आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही एक पक्ष यह भी है कि 2007 से हमारे देश में अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण लागू है। 15% आरक्षण एससी समुदाय के लिए, 7.5% एसटी समुदाय के लिए और ओबीसी समुदाय के लिए 27%। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा, यह उन्हीं को ही मिलता है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर समझना है तो और भी वीडियो है मेरी, वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्था चलती रही। फिर एक समय आया जब पदोन्नति को लेकर के काफी विवाद हुआ, क्योंकि वर्ष 1992 का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला था। इस मामले में साफ तौर पर कह दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की बात तो है कि शिक्षा में आरक्षण होगा, रोजगार में आरक्षण होगा, लेकिन पदोन्नति के अंदर आरक्षण की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सरकार ने भी समझा कि जी पदोन्नति में तो आरक्षण की बात है ही नहीं, पर पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए। तो कैसे होगा, इसकी वजह से फिर 77वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1995 में।
संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया खंड जोड़ा गया 4A, जिसमें व्यवस्था कर दी गई कि देखो जी अब पदोन्नति में भी आरक्षण लागू रहेगा, इतना समझ लो। तो पदोन्नति में आरक्षण कुछ इस प्रकार से आया, उसके बाद से व्यवस्था लगातार चल रही है। चीजें क्लियर? तो ये एक छोटी सी कहानी थी भारत में आरक्षण की, किस प्रकार से व्यवस्था में आया, अब तक चला आ रहा है, आगे कब तक चलेगा कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज भी अगर मैं अभी आप लोग को बोलूं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी होना चाहिए, जरूरी है, शोषण हुआ है, पीछे का इतिहास देख लीजिए, बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ है, चीजें गलत हुई हैं, जिनकी भरपाई अब आरक्षण के माध्यम से हो रही है। वहीं दूसरा वर्ग जो है वह साफ कहता है कि जी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, शोषित लोग आपको हर समुदाय में मिल जाएंगे, हर वर्ण में मिल जाएंगे। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ठीक है, किसी की बात को पूरी तरह से खारिज कभी नहीं किया जा सकता, ये बात भी आप लोग को समझना जरूरी है। अगर हम लोग भारत के अलावा बात करें तो पूरे दुनिया के अंदर लगभग चौथाई देशों के द्वारा आरक्षण को लागू किया गया। हालांकि सब जगह पे मानक अलग अलग है, कहीं कहीं पर रंग के आधार पर किया गया है, कहीं पे पिछड़े के आधार पर किया गया, कहीं पे आर्थिक रूप से पिछड़े के आधार पर किया गया, लेकिन किया गया है। तो दुनिया में अलग अलग जगह पर है, इसको अलग अलग रूपों में जानते हैं, जैसे कि सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं, कुछ जगह पे आरक्षण कहते हैं, कुछ जगह वैकल्पिक पहुंच कहते हैं, कुछ जगह सकारात्मक भेदभाव के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्योंकि भेदभाव तो देखो है, कोई भी कहे कि भाई पिछड़े लोगों को समान बनाने के लिए हम इसको लागू कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से भेदभाव का रूप तो ये भी है। ठीक है, इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हम लोग देखते हैं कि 1946 से सकारात्मक कार्रवाई चल रही है, और जो लोग अमेरिकी अश्वेत हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सभी प्रयास हो रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में जो भेदभाव रहा है वह शुरू से गोरे काले का रहा है, जिस वजह से जो लोग अश्वेत रहे हैं उन सभी लोगों के साथ काफी दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें अधिकार नहीं मिल सके, वह वंचित रह गए। तो सरकार ने उनके अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर सकारात्मक कार्रवाई की है। इसके अलावा जापान, रूस, क्यूबा, वियतनाम और पूर्वी यूरोप में भी यह सब चीजें देखने को मिलती है। वहां पे अलग अलग जगह, कहीं पे नस्ल के आधार पर, कहीं रंग के आधार पर, कहीं लिंग के आधार पर, कहीं जाति और कहीं भौगोलिक भेदभाव के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। लैंगिक आधार पर आरक्षण भारत में भी मौजूद है। हम देखते हैं कि महिलाओं को भी सभी क्षेत्रों में आगे लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है, यह यथावत बना हुआ है। चीजें इतनी क्लियर है, पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पक्ष को भी समझ लेना जरूरी है। क्या क्या तर्क देखने को मिलते हैं, समझते हैं क्यों होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, जो वंचित है, जो शोषित वर्ग है, उसका भाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाएगा। अभी तक वह लोग कम प्रतिनिधित्व में हैं, लेकिन अब चीजें सुधरेंगी तो सामाजिक स्तर उठेगा, आर्थिक स्तर उनका सुधर सकेगा और देश की उन्नति में वह लोग भूमिका निभा पाएंगे। पिछड़े समुदायों की अब तक उपेक्षा होती हुई आई है, उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा है, तो उनके साथ हम एक न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित कर पा रहे हैं। जातीय और जनजातीय लोगों को हम यहाँ पर आगे बढ़ाने का अनेक कार्य कर सकते हैं। जनजातीय समुदाय, आप लोग लगातार जंगलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पेड़ों को काट दे रहे हैं, जिस वजह से उनके हितों को हानि हो रही है। उन्हें लग रहा है कि हमारी संस्कृति खतरे में, तो उनको शैक्षणिक सेवाएं मिलेंगी, जिस वजह से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वह रोजगार में आ जाएंगे, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, तो उनकी स्थिति भी मजबूत होगी, वह जंगल से निकल करके मुख्य धारा से जुड़ने में सहयोग हो पाएंगे। यहाँ पर चीजें हम देख रहे हैं। वहीं सामाजिक सामंजस्यता सुनिश्चित हो पाएगी, इसके माध्यम से यह भी संभव है, और सामाजिक विकास से राष्ट्रीय विकास होगा, यह भी संभव है। तो यह सभी तर्क पक्ष में। वहीं बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप जातिगत रूप से आरक्षण को लागू कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि हर एक वर्ग में, हर एक जगह पर, हर एक समुदाय में आपको लोग पिछड़े मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं, तो आप उनको सुधारने के लिए आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू कर सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों का मानना है। आप लोग का क्या मानना है, कमेंट बता सकते हैं। ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण लाभ से वंचित रहते हैं लोग। देखो, आप चाहते हो कि एक पूरा समुदाय शिक्षित हो जाए, एक पूरे समुदाय को रोजगार मिल जाए, पर यह संभव नहीं है। लाभ कौन उठाता है? जो जागरूक है, जो चीजों को समझता है, जानता है, जिसको पता है। और हम हमेशा से ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय के अंदर, एक पर्टिकुलर वर्ग में जो शिक्षित हैं, जो पहले ही आगे हैं, उन्हें ही खास लाभ मिला है। अभी बीते दिनों बात चल रहा था कि भाई शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अब क्लासिफिकेशन किया जाएगा और उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों का यह मानना है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो पहले से सक्षम है, जो समृद्ध हैं, वह ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जो पिछड़े हैं वह भी पिछड़े बने हुए हैं। पीछे चर्चा थी, वीडियो मैंने बनाई थी, चीजें डिस्कस की थी आप लोग के साथ में। तो वही बात यहाँ भी है, जो लोग ज्ञानी हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं, जो जागरूक है, वह लाभ ले रहे हैं। जिनको नहीं पता, वह लोग अभी तक यथावत ही जीते चले आ रहे हैं और उनकी स्थिति पिछड़ी की पिछड़ी ही बनी हुई है। अब जातिगत आरक्षण की वजह से आप चाहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है समाप्त हो जाए, यह भी नहीं हो पा रहा है, और इसके माध्यम से जाति व्यवस्था भी लगातार व्यवस्था में बनी हुई है। यह भी एक इसका नकारात्मक पहलू है। राजनीतिक हितों की पूर्ति हो रही है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल आरक्षण को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सभी का मुद्दा रहता है।
अभी हम बीते दिन देखें बिहार की बात, बिहार में क्या कर दिया गया है, जातिगत सर्वे करवाया गया है, जातिगत जनगणना की बात चल रही है और कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने अपने राजनीतिक दलों के हितों की पूर्ति कर रहे हैं ताकि आप सरकार में बने रहें। अन्य वर्गों के साथ भेदभाव वाली स्थिति है, ये भी संभव है क्योंकि आर्थिक रूप से सब जगह मैं बताया कि लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो समानता के अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है एक प्रकार से, यह भी देखा जा सकता है। शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से, क्योंकि आप कुछ वर्गों को आगे लाने के लिए सब जगह छूट दे रहे हैं, चाहे वह अंकों की छूट हो, मेरिट की छूट हो, सब कुछ दी जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जहां पर बहुत अधिक अच्छे लोगों की आप कल्पना कर रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं इस आरक्षण की वजह जिनको अंक कम प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कारण ये है कि उनके पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन चीजें फिर भी सुरक्षित है। पर ये पक्ष में और ये विपक्ष में तर्क वितर्क है जिसको समझना भी जरूरी है ताकि आपके पास एक अच्छी डिबेट रहे परीक्षा में लिखने के लिए। कर्मचारियों की शिक्षा और गुणवत्ता के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कार्य कुशलता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये भी इसका एक नकारात्मक पक्ष माना जाता है। चीजें क्लियर है। तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट वीडियो है जो हम लोग देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आरक्षण कैसे व्यवस्था में आया, कैसे अब तक बना हुआ है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हर एक बात हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से कर ली है। इसके साथ ही अब आप लोग अपना आंसर अच्छे तैयार कर लीजिए। वहीं आप लोग का क्या मानना है, व्यवस्था में आरक्षण रहना चाहिए? क्या वास्तव में ये वंचित लोगों को, शोषित लोगों को बढ़ने में मदद कर रहा है, उन्हें लाभ दे रहा है, या फिर इसे समाप्त कर देना चाहिए? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना है। तो वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कुछ नए पक्षों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।